उनका इंटेंशन सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि वो कुछ फेवरेट उनका पॉलिटिकल पार्टी है जिसको फेवर पहुंचाना है, और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। आपको बिहार के अधिकांश कॉलेज में कोई टीचर नहीं है। आप पटना यूनिवर्सिटी चले जाइए, पीजी की पढ़ाई में लैब की जो सुविधा आउटसोर्स किया जा रहा है। नीतीश जी का भी काम नहीं दिखा, न इसके अलावा हमको कभी पब्लिक के लिए कौन कर रहा है। आप एजुकेशन पे कोई नेता बात करता है? दुर्भाग्य की बात है, आप करप्शन हटाने की बात करते, भ्रष्टाचार की बात मैं कर रहा हूँ। बिहार का कोई थाना है जो फ्री में एफआईआर होता हो? कभी कोई अखबार उठाया है कि घूस लेकर के एफआईआर हो रहा है? 1947 में जब भारत आजाद हुआ, पाकिस्तान से बंटवारा हुआ, क्या था हिंदुस्तान में? बड़ा बड़ा उद्योग खोला गया, टेल्को, टिस्को, बोकारो स्टील प्लांट, रिफाइनरी, बरौनरी, मोकामा पुल, ये तरह तरह का डालमिया नगर, ये सब आप बेचे जा रहे हैं। नीतीश जी बोलते हैं कि बिहार में समुद्र का किनारा नहीं है, इसीलिए इंडस्ट्री नहीं लग स्टेट है, लैंड लॉक स्टेट है, इसीलिए इंडस्ट्री नहीं लग सकता। तो क्योंकि यहाँ के नेताओं में विजन नहीं है। यहाँ आज तक खाली बिहार का ही बात नहीं है, मैं पूरे इंडिया का बात कर सकता हूँ। पॉलिसीज़ सिर्फ बनती है क्योंकि नेता अपना सत्ता कायम रख सके। डेवलपमेंट चाहे जनता को मजबूत करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पॉलिसीज़ नहीं बनाती है। आप देख लीजिए 1987 में इंडिया और चाइना का जीडीपी एक ही था, और इतने सालों में चाइना का जीडीपी 5 गुना बढ़ गया इंडिया से। तो क्या इंडिया के नेता वैसा नहीं कर सकते थे जो चाइना के नेताओं ने किया? मोदी जी कह रहे पूरे विश्व में डंका बज रहा है हिंदुस्तान का। क्या डंका बज रहा है? हमको कोई बता दे कि किस चीज़ का डंका बज रहा है। मोदी जी का डंका बज रहा है सिर्फ व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे। जमीन पे कुछ नहीं। 5 गुना 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई भारत। तो क्या भारत में हर लोगों का इनकम उस हिसाब से बढ़ा 5वीं अर्थव्यवस्था के बराबर? जो 6ठी अर्थव्यवस्था है यूके का, वहाँ पे पर कैपिटा इनकम आप देख लीजिए कितना है, और इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है। हर पर कैपिटा इनकम, एक हाउस होल्ड का सालाना इनकम कितना है? इंडिया का सालाना इनकम हाउस होल्ड का $250 है। आपके अनुसार नीतीश कुमार कैसा कार्यकाल उनका कैसा रहा? नीतीश जी का कार्यकाल सिर्फ जब उस शुरुआत में पहला 5 साल आए तो नीतीश जी काम किए, और चाहते हैं कि इसी दम पे हम हर बार सरकार में आते रहे। इसके अलावे हमको कभी आज तक नीतीश जी का भी काम नहीं दिखा, ना इसके अलावे हमको कभी पब्लिक के लिए कौन कर रहा है। आप एजुकेशन पे कोई नेता बात करता है? लोकसभा चुनाव में बहुत तरह का मुद्दा उठा, मछली का मुद्दा उठा, प्लेट में मछली दिखा, बहुत तरह का मुद्दा, पाकिस्तान सब आ गए, लेकिन एजुकेशन, आई एम सॉरी टू से, लेकिन एजुकेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा नहीं था। तेजस्वी यादव कह रहे थे रोजगार देंगे हम युवाओं को। उन्होंने रोजगार दिया उन्होंने रोजगार, और रोजगार देंगे। कितना रोजगार देंगे? आपको ऐसा पॉलिसी लाना होगा कि लोग रोजगार से खुद इन्वॉल्व हो सके, अपना खुद का रोजगार भी क्रिएट कर सके। लेकिन ऐसा पॉलिसी आता कहाँ है? हर एक चीज़ आप देख लीजिए फेलियर है इंडिया में। मेक इन इंडिया फेल हो गया, स्टार्टअप इंडिया फेल है, स्टैंड अप इंडिया, खाली इंडिया का नाम है। डिजिटल इंडिया, लेकिन डिजिटल इंडिया, सुनिए, इंडिया का नाम है। पॉलिटिक्स किस कदर गंदा है इस देश में कि अगर अपोजिशन पार्टी अपने नाम के साथ इंडिया लगा लिया तो उस पर पॉलिटिक्स होने लगा, और सत्तारूढ़ पार्टी को इंडिया नाम से चिढ़ हो गया उनके पास। जबकि भाई नाम है, कोई भी लगा लिया, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपके पास पॉलिसी बनाने का राइट है, आप सत्तारूढ़ पार्टी है, आपको ऐसा पॉलिसीज़ बनाना चाहिए जिससे आम जनता को फ़ायदा मिले। लेकिन आम जनता के लिए कोई पॉलिसी नहीं बनता है। यहाँ पे पॉलिसीज़ सिर्फ इसलिए बनता है कि इस बार 5 साल हम सरकार में रहें, और फिर हम ऐसा पॉलिसी लाएं कि फिर अगले साल 5 साल हम वापस से सरकार में आए। अच्छा, एक नया चेहरा आया प्रशांत किशोर बिहार में, बहुत दावे कर रहे हैं कि हम इंडस्ट्री लगाएंगे, युवाओं को रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे। लग रहा है उनका कुछ भविष्य है बिहार में। गाड़ी पे जितना अपने गाड़ी पे वो खर्च कर देते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जितना जिला है, हर जिले में उनकी 100 गाड़ी है। एक होटल में, सिर्फ सीतायन होटल में उतना खर्च सिर्फ हमारे देश पर कर देना, हमारे जिला पर, हमारे डिस्ट्रिक्ट पर, तो हमारा जिला इसी सुधर जाएगा। कहते सिस्टम को बदलने की जरूरत है ना, खर्च करके सुधर जाएगा। नहीं,
सिस्टम कैसे बदलेंगे? देखिए, सबसे पहले तो दिखना चाहिए, इंटेंशन भी दिखना चाहिए। उनका इंटेंशन सिर्फ इतना ही दिख रहा है कि वो कुछ फेवरेट उनका पॉलिटिकल पार्टी है जिसको फेवर पहुंचाना है, और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट में वो अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। पार्टी का नाम भी खोल दीजिए ना। बाकी इससे सब लोग यहाँ जान रहे हैं, बाकी इससे ज़्यादा उनका कोई बात नहीं है। बताइए, भाजपा की बात हो रही है, हाँ बिल्कुल भाजपा की बात हो रही है। इसको खत्म करने की बात हो रही है। अब वो एक बात याद आ गया है, देख के बोलिए ना। कहने का ये मतलब है कि भूखे को पेट भरना उचित है कि पेट भरे को भरना उचित है। तो यही हो रही है। आज यही भारत में है ना, आज यही हो रहा है। आज स्कॉर्पियो से जाता है 5 किलो गेहूं चावल ले आता है, पेट्रोल भरा लेता है, फुरफुर करता है। हाँ, एक भिख मांगा को 10 किलो 5 किलो के बदले 10 किलो मिलना चाहिए कि नहीं? देखिए, एजुकेशन पर भी बात आनी चाहिए। शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, एजेंडा है। अभी बगल में जिस कॉलेज के सामने आप खड़े हैं, गोयनका कॉलेज, कई डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें कोई टीचर नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, ट्यूटोरियल नहीं है, क्लासेज नहीं है, लेकिन बच्चे पास कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है। दुर्भाग्य की बात है कि बिहार यूनिवर्सिटी जो है वो भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना हुआ है। आप पैसा दीजिए, प्रिंसिपल का अपॉइंटमेंट लेकर आइए। इस गोयनका कॉलेज में 6 महीना के भीतर 3-4 प्रिंसिपल का ट्रांसफर हुआ है। ये दुर्भाग्य की बात है। एजुकेशन पर तो बात आप कर नहीं रहे हैं। सरकार नई शिक्षा नीति ला रही, कह रही इससे युवाओं को फायदा होगा। मैं फैक्चुअल बात बता रहा हूँ आपको। बिहार के अधिकांश कॉलेज में कोई टीचर नहीं है। आप पटना यूनिवर्सिटी चले जाइए, पीजी की पढ़ाई में लैब की जो सुविधा आउटसोर्स किया जा रहा है। और स्कूल की जो स्थिति है, आज नई दिल्ली में वहाँ की चीफ मिनिस्टर सरकारी स्कूल का दौरा कर रही है। पता चल रहा है कि विद्यालय जीर्ण अवस्था में है, टीचर नहीं है, समय पर टीचर नहीं आ रहे हैं। नेशनल कैपिटल की स्थिति है सरकारी स्कूल का। तो पहले शिक्षा पर भी आप फोकस कीजिए। कोई बात अभी तो कंप्लीट आप ही बोलिए, हम लोग आप सरकारी विद्यालय की स्थिति देख लीजिए, सरकारी कॉलेज की स्थिति देख लीजिए, आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी की स्थिति देख लीजिए। और अनएम्प्लॉयमेंट की बात सबसे सर्वोपरि है। अभी रीगा चीनी मिल 5-7 साल से बंद है, अभी खुलने की सुगबुगाहट हो रही है। क्यों? बंद तो नहीं था, रनिंग में था, लेकिन डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में ही ये बंद हो गया और हजारों नौजवान बेरोजगार हो गए और हजार किसान जो है वो भुखमरी के कगार पर चले गए। इतनी सारी समस्या बता रहे हैं, तो समाधान क्या? बात बोले, सिस्टम करप्ट है तो बदलेगा कैसे? हम लोग बदलेंगे। आवाज जो उठ रही है ये चेंज लावेगा। आज आप जो सवाल उठा रहे हैं, चाहे प्रशांत किशोर कोई है, लाखों लाख या करोड़ों रुपया जो इन्वेस्ट किया जा रहा है ब्लैक मनी, ये कहाँ से आ रहा है? ब्लैक मनी, हाँ, एकदम ब्लैक मनी लग रहा है इलेक्शन में। जिसको हमें मुख्यमंत्री बनाया है वो सब हमारा कंधा लगा रहा है। दुर्भाग्य की बात है, आप करप्शन हटाने की बात करते, भ्रष्टाचार की बात मैं कर रहा हूँ। बिहार का कोई थाना है जो फ्री में FIR होता हो? सिवान में अभी जो जहरीली शराब कांड हुआ है, 50 आदमी की मृत्यु सिवान में छपरा में हुआ है, और पहले भी होता रहा है। शराब बंद नहीं हुआ है, दुकान बंद हुई है, घर घर शराब का डिलीवरी हो रहा है। नीतीश कुमार कहते जो पिएगा वो मरेगा, सरकार क्या करेगी इसमें? सरकार क्या करेगी? जागरूकता लाने का है। आप तो पहले पंचायत गांव शराब की दुकान खोल दिए, अब एक बारगी कहते बंद करेंगे। बॉर्डर स्टेट है, आपके थाना, आपके पुलिस विभाग कार्यकुशल नहीं है, ईमानदार नहीं है, आपकी निगरानी मजबूत नहीं है। गुजरात में भी नशाबंदी है, लेकिन वहाँ भी अवैध रूप से शराब बिक रहा है, ड्रग्स उतर रहे हैं, कोई कार्रवाई, कठोर कार्रवाई नहीं हो रही है। सिस्टम पर चोट करने की जरूरत है और व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन लाने की जरूरत है। पॉलिटिकल पार्टी व्यवस्था प्रशांत कर रहे हैं। हम सारे लोगों की सामूहिक जिम्मेदारी। 13,000 स्टूडेंट्स हैं, कहाँ है स्टूडेंट्स? गार्जियन कहाँ है? बिना पढ़ाई का लोग पास कैसे कर रहे हैं? कभी सवाल उठा है? कभी कोई अखबार उठाया है कि घूस लेकर के FIR हो रहा है? अभी देखिए बरगिनिया थाना का एक वरीय पदाधिकारी आत्महत्या कर दिया। किस परिस्थिति? सर आंकड़े ये कहते हैं कि सुनिए, सवाल तो सुन लीजिए। अरे सवाल तो सुन लीजिए। आंकड़े ये कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो बिहार से शिक्षा व्यवस्था जो बंटाधार हो गया या पलायन हुआ, वो RJD और कांग्रेस की सरकार में हुई बिहार में। ये बात हम स्पष्ट करना चाहते हैं। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, पाकिस्तान से बंटवारा हुआ, क्या था हिंदुस्तान में? बड़ा उद्योग खोला गया, टेल्को, टिस्को, बोकारो स्टील प्लांट, रिफाइनरी, बरौनरी, मोकामा पुल, एक तरह का डालमिया नगर,
ये सब आप बेचे जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कोई नया इंडस्ट्री नहीं आ रहा है। रतन टाटा के प्रति लोग क्यों देश समर्पित था और श्रद्धांजलि दे रहा था, वो ईमानदार इंडस्ट्रियल हाउस हो रहा है। अदानी अंबानी 10-20 वर्ष का पैदाइश है और भ्रष्ट बैकडोर से वो आगे बढ़ रहा है और गवर्नमेंट के सहयोग से वो आगे बढ़ रहा है। आपकी पूंजी जिस इंडस्ट्री में लगी हुई है औने पौने वो खरीद रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। सरकार का प्राइवेटाइजेशन जनता के फायदे में ही है। कैसे फायदे में, क्या फायदा है बताइए? आप ज़्यादा बेहतर मिल पाएगा जो कहाँ मिल रहा है? अरे भाई आप जाइए बैंक में, सर्वर फेल है, अभी आपका अकाउंट अप टू डेट नहीं होगा, एक कलर का क्या कि वहाँ पर हैंड्स नहीं है, बैंक में हैंड्स नहीं है, रेलवे में चले जाइए वहाँ हैंड्स नहीं है, सब प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर पर रखा जा रहा है। कहाँ से आपको रोजगार आप दे रहे हैं भाई? जो अभी हम लोग जो पढ़ते थे गोयनका कॉलेज में, की एक उदाहरण लेते हैं, 80 प्रोफेसर था, आज 25-30 है। रेलवे में जो 13-14 लाख 16 लाख ही अप्लाई था, आज कितने हैं? जो रिटायर कर रहे हैं नया अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, बैंक में जो रिटायर कर रहे हैं उसको नई नौकरी नहीं मिल रही है, उसको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जा रहा है। समाहरणालय में जो क्लर्क रिटायर करते हैं वो नई नियुक्ति नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट पर रखा जाता है। रिटायर होते हैं लोग, यहाँ रिटायरमेंट के बाद रिटायर्ड लोगों को संविदा पे रखा जाता है और नए नौजवानों की भर्ती नहीं हो रही है, नए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जा रहा है। तो ये सीधा सा चोट है सरकार का नौजवानों पे और रोजगार पे कि रोजगार नहीं देना है। सरकार कहती है कि सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकती है ना सरकार। नहीं, आप कैसे सरकारी, आप कितनों को सरकारी नौकरी दे चुके हैं अभी तक आप कितनों को दे चुके हैं? सरकारी नौकरी बंद किया जा रहा है और यही एक साजिश चल रहा है जिसके तहत प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। क्योंकि जब सरकार के पास कोई संयंत्र नहीं रहेगा तो सरकारी नौकरी कहाँ से आएगा? सब चीज़ प्राइवेट हो जाएगा तो फिर मजबूरी में लोगों को प्राइवेट कंपनीज के पास ही जाना होगा और हर एक चीज़ मोनोपोलाइज किया जा रहा है। सिर्फ कुछ घराने, कुछ बड़े बिजनेस घरानों को ही फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है। अडानी जी के कंपनीज में किस तरीके से ऑफशोर कंपनीज से पैसा आ रहा है, इसी देश का पैसा, अडानी का ही पैसा बाहर जाता है और फिर वो ब्लैक ऑफशोर कंपनीज के द्वारा वो अपने ही कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। कोयला अडानी इंपोर्ट करता है और उसको बिलिंग बढ़ा करके वो पेमेंट करता है। अगर 100 रुपये टन कोयला है तो अडानी पेमेंट करते हैं 300 रुपये टन। ये 200 रुपये टन फिर उन्हीं की कंपनी में विदेश से ऑफशोर कंपनीज द्वारा उन्हीं के कंपनी में इन्वेस्टमेंट आता है, शेयर प्राइस, उनकी कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ाने के लिए। तो बिहार में क्यों निगरानी कौन रखेगा? बिहार की बात करें तो बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं लग पा रहे हैं? बस क्योंकि कोई भी नेता के पास वो विलिंगनेस नहीं है, चाहे वो विजन नहीं है, तभी इंडस्ट्री नहीं लग पा रहा है। इस तरह का स्टेटमेंट देना कि लैंड लॉक है इसीलिए इंडस्ट्री नहीं लग सकता। अरे कितना स्टेट आप देख लीजिए जहाँ लैंड लॉक है। आप पता है कह रहे हैं प्रशांत किशोर ब्लैक मनी का पैसा लगा खर्च कर रहे हैं बिहार में। देखिए, ये सब तो आरोप लगाना सबसे आसान बात है। अभी 2-3 विषय पर मित्रों ने बात रखी है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है, अभी जिला में प्रलयंकारी बाढ़ आया। सरकार के कैलेंडर में 15 मई से लेकर 25 जून तक आपदा में पैसे पड़े हुए हैं, जिसका नौकरशाह और माननीय विधायक जो सरकारी लोग हैं वो तमाम लोग रुपया अपने जेब में रख रहे हैं। वही विधायक जो विधायक है वही ठेकेदारी करता है और वही तरह के माटी काट के वही भर रहा है। मिट्टी लाना है 5 किलोमीटर से तो मिट्टी वहीं से भर रहा है। अभी आंसू बहा रहा है, मोटरसाइकिल पर हम राहत बांट रहे हैं। ये तमाम लोग, इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इनके पास संपत्ति जो उन्होंने जब विधायक बने उससे पहले क्या संपत्ति था, उसके बाद क्या संपत्ति हुआ, और वही नहीं उसमें 3 षड्यंत्र लगे हुए हैं। एक नौकरशाह, दूसरा जो सत्ताधारी लोग हैं तो, और तीसरे जो माननीय सत्ता कर रहे हैं उनको। इन तीनों के षड्यंत्र में तमाम जो व्यवस्था है फेल है। और रही प्रशांत किशोर की बात, तो प्रशांत आपके राजनीतिक सवाल तो सुन लिए, सार्वजनिक रूप से कहा है पैसे के सवाल पर कि हमने जो काम किया, उनकी कंपनी है 1400 करोड़ सरकार बनाया, उसमें पर पेमेंट किया 900 करोड़, जिसका 4 स्टेट में 5 स्टेट में उन्होंने काम किया और पेमेंट दिया। उस पैसा से पार्टी चल रही है। दूसरा बात, बिहार के बाहर जो साथी अभी चर्चा कर रहे थे कि बिहारी का जन्म हुआ है केवल मेहनत करके गुजरात में कमाने की, इनको अतीत की जानकारी नहीं है। यहाँ राजेंद्र प्रसाद जन्म लिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। यहाँ सूफी संत चंद्रगुप्त का शासन रहा और बिहारी का जन्म केवल यहाँ डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह का जब हुक्मरान था बिहार में, जब हुकूमत थी तो
11 फैक्ट्रियाँ थी, झारखंड इंक्लूड, मोटन फैक्ट्री था छपरा का, किसने बंद कर दिया? बिहार में पलायन नहीं थे। उसके बाद और उसी राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम का जो मेडन स्पीच होता है, साथी चर्चा कर रहे थे, तो गुड गवर्नेंस इन बिहार, बिहारी केवल गुजरात और मुंबई में मार खाने के लिए और बंगाल में मार खाने के लिए नहीं है, इनको अतीत पढ़ना चाहिए, अतीत को जानना चाहिए कि बिहारी क्या है और बिहार की क्या अस्मिता रही है। देश में अगर IAS, सुनिए, देश में अगर 100 IAS बनते हैं तो 80 को बिहारी होता है। ये कह रहे हैं बिहारी का जो काम है फिर हम तो वही बात तो आपको कहे हैं कि हमारा बिहार गौरव करने का जगह है, हम हर रूप में अच्छे हैं, अनोखे हैं। हमने पहले ही कहा था कि लाठी आंदोलन सबसे पहले मेरा, देश में जातीय जनगणना सबसे पहले मेरा, ये तो मैं अपना रूप बताया हूं। अगर बेरोजगारी की बात करें, बीमारू राज की बात करें, तो सबसे नीचे से टॉप पे है बिहार। इस पर आप सरकार के आज जो कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं। सरकार के आंकड़े जो कह रहे हैं, 2005 से नीतीश कुमार, देखिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा अगरचे जो कोई परेशान और या कम तबके में जो लोग जूझे हैं, वो गरीबी रेखा से बहुत नीचे लोग रहे हैं। उसका सही बात आप पूछ रहे हैं। हमारे यहाँ ये जो हाईवे वगैरह का इतना अच्छा जुड़ाव नहीं था बाहर से, आज के तारीख में अच्छे जुड़ाव हुए हैं। देखिए हम तारीफ इसकी कर रहे हैं कि हमारे यहाँ रोड अच्छे बने हैं। हमारे यहाँ आप पटना से आते हैं, 3 घंटा में आप सीतामढ़ी आ जा रहे हैं। वही पटना जाने में, ये सब पटना गए हुए हैं और सबको मालूम है कि हम लोग सुबह में चलते थे, रात में 9 बजे पटना बड़ी मुश्किल से पहुंच जाते थे। लेकिन आज सिस्टम अच्छा हुआ है, तरह तरह का काम हुआ। नीतीश कुमार के आने के बाद कम से कम सुंदर बिहार बना। आज आप मैप से देख लीजिए पूरे बिहार का, एक भी जगह आपको रोड खराब कहीं नहीं मिलेगा। बांध पर उठाए हैं सवाल कि नदी की धारा, एक बैग पानी आ गया, फ्लड, आपके इंजीनियर थे कहाँ, आपका काम कहाँ था? काम सारा हो रहा था। लेकिन प्रकृति जो जानवर है चूहा, उस पर तो हमारा पहरा नहीं है, कहीं कहीं पानी नहीं है। एक साल में अधीक्षण अभियंता का 3 बार ट्रांसफर होता है। गुंजा लालराम दलित समाज का आदमी था, ईमानदार आदमी था। नीतीश कुमार जी के शासन में 3 बार ट्रांसफर हुआ है, क्योंकि वो भ्रष्टाचारी नहीं था।